जब मैं निरा गांव का देहात का लड़का और सिनेमा में आने का सपना भी देखना हमारे लिए संभव नहीं था कि मैं सपना भी देखूं कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं इतना इंटीरियर से आता हूं। 2017 या 15 में बिजली आई है उधर। सिर्फ दिखता है कि ये गांव से आया लड़का एक्टर बन गया और पॉपुलर हो गया, तो मैं इंस्पिरेशन तो बन गया, लेकिन इसके पीछे की जो तैयारी है, इसके पीछे की जो पीड़ा है, जो सेल्फ असेसमेंट है, जो मूल्यांकन है, वो बहुत ज़रूरी है। आपका कोई रोल जो आपको लगाओ कि ये दिल टूट गया, किसी और के पास वो रोल गया या वो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन आपको लगा था कि ये रोल मुझे मिलेगा, लेकिन आपका रिजेक्शन वहाँ से? नहीं, मेरा जहाँ जहाँ रिजेक्शन हुआ वो सब फिल्में फ्लॉप हो गई। तो बाद में मुझे लगा अच्छा हुआ मैं रिजेक्ट हो गया था, मैं बच गया। बच्चा अभी 3 साल का, इसको आज की रात आंखों का मजा लीजिए, क्यों सुना रहे हो? रियल हीरोज के मंच पर एक और रियल हीरो हमारे साथ हैं। हम सभी जानते हैं, हमने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, उनके बारे में बातचीत की है। वी ऑल नो हाउ सेलिब्रेटेड एंड व्हाट स्ट्रगल्स ही हैज डन। इनकी स्ट्रगल्स के बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी आज ये बात हो जाती है दैट हाउ ही हैज बिकम अ रियल हीरो। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ के रियल हीरोज के मंच पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिजी स्केड्यूल में से समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद और प्रणाम आप सभी को। नमस्ते। पंकज जी, यहाँ पर ये पीछे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जी, जो सच में हीरो अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। आज सुबह से हम अलग अलग तरह की, अलग अलग विषय के, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिल रहे हैं जो हीरोज़ हैं। आप आज जब खुद को रियल हीरोज़ की कैटेगरी में देखते हैं, वो जो इवोल्यूशन का सफ़र है वो कहीं ना कहीं आपको दर्द देता है, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, या आप ये देखते हैं कि ये तो एक सपना था जो सच हो गया? हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मुंबई के हैं सब या बाहर से भी आए हैं? जी, बाहर से भी हैं, बाहर से भी आए हैं। अच्छा, बाहर से। मैं सवाल तो भूल चुका हूँ इन्होंने क्या पूछा है, पर मैं जो सोच के आया था जब मैंने वो टैगलाइन सुना कि रियल हीरोज़ की बात हो रही है, तो कल या परसों मैं वॉक कर रहा था तो मुझे ये ख्याल आया कि ये हीरो और रियल हीरो क्या होते हैं। आमतौर पे सिनेमा में काम करने वाले लोगों को हीरो कहा जाता है। मुझे लगा ये तो हीरो होते ही नहीं हैं, वो तो सिर्फ एक्टर हैं, एक्टर इन अ लीड रोल। हीरो तो वो होते हैं जिन्होंने सामाजिक बदलाव लाए हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया है सोसाइटी के लिए। तो चूंकि कहानी का जो मुख्य किरदार है उसको हीरो बोलते हैं, नायक बोलते हैं, तो जो एक्टर उस नायक हीरो का रूप, मतलब मुख्य किरदार का एक्टर जो परफॉर्म करता है उसको हीरो बोल देते हैं। तो मुझे लगा फिल्म वालों को हीरो नहीं बोलना चाहिए, एक टैगलाइन बना दिया गया है। हीरो दरअसल वो होते हैं जिनके किसी प्रयास से किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया हो, सामाजिक रूप से कुछ बदलाव आया हो। यस, मैं एक्टर के काम को भी कमतर नहीं आंकता हूँ, क्योंकि हम कहानियों के थ्रू, आपके जीवन में आपके सेंसेस के थ्रू, हमारी परफॉर्मिंग आर्ट का मैं आदमी हूँ, तो परफॉर्मिंग आर्ट जब आप कोई परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसमें आपकी आंखें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें आपका संवाद सुनने में कान इन्वॉल्व होता है, और जो एक्टर इमोट कर रहा है तो वो इमोशंस आपके सेंसेस के थ्रू आपके अंदर तक जाते हैं, और आप, हो सकता है कि तनावपूर्ण दिन में आपको थोड़ी खुशी दे दें, आपके मतलब दुनिया की झंझटों को 3 घंटे के लिए भुला दें। तो हमारा योगदान भी बड़ा है आम लोगों के जीवन में। हम खुशियाँ, इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहानियों के द्वारा देते हैं, लेकिन रियल हीरो तो कोई और है। चलिए, तो उस जर्नी की तरफ चलते हैं। पंकज जी, जानना चाहूँगा, अब मंच पे हम लोग लाइव बैठे हैं, तो आपके लाइफ में वो हीरो, आप तो हीरो जब पहुँचे, हम वहाँ तक पहुँचेंगे जर्नी में, आपकी लाइफ का वो हीरो कौन है जिसने आपके लिए चीज़ें बदली? आपके परिवार से है, आपके दोस्तों में, आपका वो हीरो कौन है? बहुत है मेरे हीरो तो, बाप रे बाप, बहुत लोग हैं। एक तो मेरे पिताजी पंडित बनारस तिवारी, वो हर पेरेंट्स हीरो होते हैं बच्चों के लिए, तो वो हैं। उसके बाद इतने लोग हैं ना कि जब मैं निरा गांव का देहात का लड़का और सिनेमा में आने का सपना भी देखना हमारे लिए संभव नहीं था कि मैं सपना भी देखूं कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं इतना इंटीरियर से आता हूं। 2017 या 15 में बिजली आई है उधर। मैं अपना दुख नहीं सुना रहा हूँ,
तो यहाँ तक आने में बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की होगी, हीरोज होंगे वो, बहुत सारे लोग होंगे। तो मुझे याद है कि एक पटना में थिएटर करता था, तो अनुराधा कपूर मैम ने मुझे दिल्ली बुला लिया। अच्छा। एक हीरो वो भी है मेरे जीवन की, जिन्होंने पटना से मुझे दिल्ली बुलाया। एक साइकिल, जब मैं थिएटर देखता था पटना में, थिएटर करने के पहले मैं लगातार 1 सालों तक थिएटर देखता था। कालिदास रंगालय एक जगह है पटना में, तो वहाँ के साइकिल स्टैंड के जो मालिक थे, इंचार्ज थे, सुनील उनका नाम था। तो मैं रेगुलर देखता था, मेरी दोस्ती हो गई थी। तो वो 1 रुपया साइकिल स्टैंड का फी भी नहीं लेते थे। अच्छा। तो मैं बोला यार मुझे भी नाटक करना है, एक्टिंग सीखनी है, करनी है। तो वो जाके मुझे एक थिएटर ग्रुप से मिलवाए, तो वो भी एक हीरो हैं। तो ऐसे तो असंख्य हीरो हैं, मतलब एक डायरेक्टर के मैंने जिक्र किया, एक साइकिल स्टैंड वाले का जिक्र किया। अच्छा, चलिए वो बात पे आते हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत मालूम भी है। जब बॉलीवुड में आए तो वहाँ आपको हीरो कैसे मिला? आपका स्ट्रगल हम सभी ने सुना है, जाना है, वहाँ हीरो कैसे मिला? मनोज भैया भी एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि मनोज वाजपेयी सर, क्योंकि उनको सुन के अखबारों में पढ़ के लगा कि कोई बेतिया से जा सकता है एक्टिंग करने, तो ये इम्पॉसिबल मार्ग नहीं है। मतलब हाँ, इस रास्ते पे मुझसे पहले कोई गया है, तो वो भी एक हीरो है मेरे। वो भी एक हीरो। मैं जब हम लोग बात कर रहे थे आपके सेशन शुरू होने से पहले, तो किसी ने चुटकी में मुझसे पूछा कि पूछिएगा ज़रूर। देखिए अभी आप कालीन भैया वाली कुर्सी पे बैठे, डर मुझे लग रहा है, आप ऐसे आंख ऊपर करके देख रहे हैं, सर थोड़ा डर तो लग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कालीन भैया के रोल में गर्दन हिलाने वाली बात, हाँ, ये कहाँ से आई? ये मुझे भी नहीं पता कहाँ से आई, क्योंकि मैंने अप्रोच किया था उस रोल में, क्योंकि उसके पहले आमतौर पे गैंगस्टर का रोल होता था तो थोड़े लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, डरावना बनाते हैं कि भाई माफिया है, डॉन है। तो मैंने सोचा था कि इसको मिनिमलिस्टिक करूँगा, कि देख के आपको भय ना लगे। तो मिनिमलिस्टिक करने के चक्कर में कि उनके इकोनॉमिक्स, उनके एक्सप्रेशन में भी इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमी ऑफ जेस्चर भी होना चाहिए, कि मैं सीन में इतना भी हाथ उठा सकता हूँ कि चुप रहो तुम, और मैं इतना भी बोल सकता हूँ कि चुप रहिए। तो इम्पैक्ट ये ज़्यादा करेगा कि ये ज़्यादा करेगा, ये एक्टर डिसाइड करता है कि मेरा इकोनॉमी ऑफ जेस्चर कितना हो। तो मिनिमलिस्टिक बनाने के चक्कर में मैंने सोचा कि क्यों ना गर्दन के छोटे छोटे नॉड से काम चला लिया जाए। अच्छा, ये कहीं से ऑब्जर्व किया है आपने? ऐसे कोई ऑफ कोर्स ऑब्जर्व, एक्टर का काम ही है ऑब्जर्वेशन, हम देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं। नहीं, ये रियल लाइफ में ऐसे कोई आपके जीवन में व्यक्ति रहा जिसकी गर्दन ऐसे घूमती थी? और वो नहीं, ये दूसरे टाइप के व्यक्ति थे। एक परिवार था हमारे पड़ोस में पटना में, तो वो 3-4 भाई थे और पिताजी थे। तो वो सब लोग पान खाते थे सब लोग खाते थे, 5 और वो जब गाड़ी में मैं एक बार उनके साथ बोध गया जा रहा था, तो वो बैठ गए, सबने पान खा ली, मुझे भी दे दिया, मैं भी खा लिया। अब ड्राइवर एक बिना पान वाला था, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। कैसे हैं? तो सब इशारा कर रहे हैं कि आगे हमें गया कि पहले मसौड़ी में एक दुकान है, वहां चाय पीने रुकना है। हाँ, तो भैया चलेंगे आगे। हाँ, तो मैंने देखा कि यार नॉड से भी एक कार के अंदर पूरा कम्युनिकेशन हो गया। ड्राइवर भी समझ गया कि ये चाय की बात कर रहे हैं, और कहीं मसौड़ी में आगे के किसी ढाबे पे ये भी बता दिए कि लेफ्ट साइड में होगा वो। तो मुझे लगा कि बिना संवाद के भी कम्युनिकेशन हो जाता है। 5 पान खाए लोगों के बीच में मैंने देखा, तो वहां से वो देखा था कि कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों के भी बिना भी हो सकता है, बिना भी हो सकता है। पंकज, आपके बाद में आपको ऐसा लगा कि आपने ना लोगों के सपने सच हो जाते हैं, इस कहानी को एक सच्चाई दे दी। मैंने आपके आने के बाद शायद छोटी जगहों से, छोटे शहरों से, कस्बों से एक्टर्स को आना ये मुमकिन हो गया उनके लिए कि हम भी ना बड़ा कर सकते हैं। आपने इस बात को रियलाइज किया है कभी? हाँ, किया है। बहुत बच्चे कहीं कहीं शूटिंग में मिलते हैं, कभी ग्रुप में, कभी जूनियर्स में, और बोलते हैं, पर उसमें ना एक आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा, अगर वैसे बच्चे सुन रहे हों, क्योंकि ये सिर्फ दिखता है कि ये गांव से आया लड़का एक्टर बन गया और पॉपुलर हो गया, तो मैं इंस्पिरेशन तो बन गया, लेकिन इसके पीछे की जो तैयारी है
इसके पीछे की जो पीड़ा है, जो सेल्फ असेसमेंट है, जो मूल्यांकन है, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं देखता हूँ, मुझे पिछले दिनों एक बच्चा मिला और आके पैर छूने लगा, मेरे तो पैर छूने लगते हैं। मैं बोला अरे अरे ठीक है। तो बोला कि मैं एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं बिहार भभुआ से आया हूँ या कहीं से, और मैं थिएटर करके आया हूँ, मैं एक्टिंग बनने के सपने के साथ हूँ और आपको देख के इंस्पायर हुआ। तो मैंने सवाल किया कि थिएटर कितना दिन किए हो? तो उसने बताया 6 महीना किया हूँ दिल्ली में। मैं मुंबई आने के पहले 8 साल थिएटर करके मुंबई आया था। तो मैं प्रेरणा हो सकता हूँ, बच्चे इंस्पायर हों, आए, पर ये 6 महीना 3 महीने का कैप्सूल कोर्स करके मत आए, फिर असफलता की संभावना ज़्यादा होगी। जी, आप सही कह रहे हैं। इसमें लोग ये भूल जाते हैं कि आपको कितनी बार ऐसे रोल का रिजेक्शंस भी लेना होगा। बहुत। रोल का रिजेक्शन हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, कॉमन है। काफ़ी हुए हैं, 8 साल तक हुए हैं। कई यहाँ पर ऐसे, मैं आपको बता दूं, इस भीड़ में कई लोग ऐसे भी हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, एस्पायरेंट्स हैं। ओके। तो रिजेक्शंस जो होते हैं वो रियलिटी है, और रिजेक्शन से अपने घर लौट जाना नहीं होता। क्या ये सही बात है? हाँ, रिजेक्शन तो स्वाभाविक है, हर फील्ड में होगा, नॉट एक्टिंग में। आप जिस काम में हो उस काम में होगा। आपका कोई रोल जो आपको लगाओ कि ये दिल टूट गया, किसी और के पास वो रोल गया या वो बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन आपको लगा था कि ये रोल मुझे मिलेगा, लेकिन आपका रिजेक्शन वहां से? नहीं, मेरा जहां जहां रिजेक्शन हुआ वो सब फिल्में फ्लॉप हो गई। तो बाद में मुझे लगा अच्छा हुआ मैं रिजेक्ट हो गया था, मैं बच गया। जब हुआ तब तो दुख हुआ था कि यार ये रोल नहीं मिलता। एक फिल्म थी जिसमें रिजेक्ट हो गया था, बहुत बहुत क्लोज चला गया था, बार बार ऑडिशन, बार बार डायरेक्टर मिल रहा है मुझसे, तो मैंने भी मान लिया था मन में कि भाई ये तो हो के रहेगा, क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती हैं ना। आपका बॉस आपको बार बार मिलने लगे, बुलाने लगे, तो आप भी मान लेते हो कि ये तो डन है, लॉक। लास्ट में शूटिंग के 15 दिन पहले पता चला अब कल से तुम मत आना ऑफिस में, तो मैं सदमे में चला गया, क्या हुआ, फिल्म टल गई क्या? क्योंकि मैंने तो अपने मन में मान चुका था कि मैं कर रहा हूँ। वो फिल्म 12 बजे आई थी शुक्रवार को, और 12:20 पे ही चली गई थी, 20 मिनट में। तो जो नहीं हो सके पूर्ण काम, उनको करता हूँ मैं प्रणाम। नागार्जुन जी की कविता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत ऐसे काम होंगे जो पूरे नहीं होंगे, किसी भी फील्ड में। वो ठीक है, कुछ अच्छे की तैयारी हो रही है। अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि कोई ऐसा किरदार जो आपको ये लगा, अब ये तो असफल या रिजेक्टेड किरदार हुआ था, आपने जो एक्सेप्ट कर लिया और सफल भी हो गए, कोई ऐसा किरदार जिसको आपको अभी भी लगता है मैं ना इसको और बेहतर निभा सकता था, ये मेरे हाथ से बात निकल गई? अब आप इससे बताइए। मैं हम्बल लगूंगा जो आंसर देने जा रहा हूँ सुन के, पर ये सच्चाई है। मेरे हर किरदार मुझे लगता है अब करूँ तो बढ़िया कर सकता हूँ, सारे किरदार। क्योंकि आप लोग फिल्में देखते हैं तो आपको मज़ा आता होगा, और जब मैं अपनी फिल्में देखता हूँ तो मुझे कमियाँ दिखती हैं। यार ये सीन और बेहतर हो सकता था, यहाँ यार मैंने तो कुछ और सेंस में किया था, एडिटर ने कुछ और शॉट लगा दिए। तो मुझे हर बार लगता है कि यार इसमें बेहतरी की संभावना बच गई है, अगर मौका मिले तो और बेहतर करता। फिर सोचता हूँ कि नहीं, ये जिस दिन शूट किया था उस दिन का ट्रूथ यही है। आज एक फिल्म आने के 6 महीने बाद रिलीज होती है शूटिंग के, 6 महीने बाद हम फिल्म देखते हैं, तो उसमें हमारे जीवन का 6 महीने का एक्सपीरियंस एड ऑन हो गया, जो 6 मंथ पहले नहीं था। तो जैसे जैसे हम जीवन में रोज़ का अनुभव पाते हैं तो हमें लगता है कि हम और मतलब क्रिएटिवली ग्रो हो गए हैं और बेहतर हो गए हैं। तो ये तो होते रहता है। पंकज, जब हम लोग आपके काम को देखते हैं, आपके बॉडी ऑफ वर्क को देखते हैं, तो मैं एक चीज़ पाता हूँ कि आप अपनी फिल्मों में पहले से कुछ इतर करने की कोशिश करते हैं, अगर आपके रोल्स को बहुत महीन तरीके से देखें। बिल्कुल। पर कभी कभार ये आलोचना या ये आरोप भी आया है कि आपकी फिल्मों में आप टाइप्ड होते जा रहे हैं। आपने इस बात में कभी कोई सच्चाई पाई या कभी इसको सीरियसली लिया, बुरा लगा? नहीं नहीं, बुरा तो मैं नहीं लगाता हूँ आलोचनाओं का, कि आलोचनाएं तो होंगी। अटल जी की फिल्म किया था पिछले साल, तो उसमें उन रिसर्च में उनकी एक लाइन पढ़ी कहीं पे कि आप जैसे जैसे बड़े होएंगे ना, आप अपने सहने की शक्ति बढ़ाते जाइए। कोई भी व्यक्ति, कुछ भी आलोचना आपके बारे में होगी, लिखी जाएगी, कही जाएंगी, तो आप अपने धीरज और सहने की क्षमता बढ़ा लो। हाँ, तो मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े। चुनौतियां आएंगी, हर किसी के जीवन में आती हैं कि तो चुनौतियां आएंगी, मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। क्या बात है। अटल जी की कविता है।
तो यस, मैं आलोचना होती हैं और ये भी सुनता हूँ कि टाइपकास्ट हो गए हैं, एक जैसी एक्टिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, ठीक है, हम उसमें जितना सुधार हो सकता है करेंगे। क्योंकि क्या है ना, आपको एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एक सब्जेक्ट है जो हिंदुस्तान में पढ़ाया नहीं जाता है। हमारे स्कूलों में, कैरिकुलम में नहीं है। मुझे लगता है कि कैरिकुलम में योग हर विद्यार्थी को और एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट एस्थेटिक्स पढ़ाना चाहिए। कि गाना सुनने की, अगर आपको संगीत की आप समझिए ना कि क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग सुनते हैं हिंदुस्तान में। इसलिए नहीं कि क्लासिकल म्यूजिक में कुछ समस्या है, इसलिए कि उनको उनके कान को सुनने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि इसकी बारीकियां क्या है समझो। ज़्यादातर दर्शक नुसरत फतेह अली खान मान लीजिए, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, तो अगर संगीत की समझ नहीं है तो उनके गाने सब हाई स्केल के लगेंगे। पेंटिंग की समझ नहीं है और आप कहीं आर्ट गैलरी में चले जाएं तो आपको लगेगा यार लोग क्यों देख रहे हैं, इसमें देखने लायक है क्या। तो मेरी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, समझने के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये जो इकोनॉमी ऑफ जेस्चर की बात की, ये ऑडियंस को नहीं पता है कि इकोनॉमी ऑफ जेस्चर क्या चीज़ होती है, इससे किसी किरदार में क्या इम्पैक्ट होता है। तो मेरे कालीन भैया, जैसे अब मैं अपने ही दो किरदारों का, एक कालीन भैया और दूसरे केरी सिंह गुड़गांव, इन दोनों को देखेंगे तो मोरलेस एक स्पेस के किरदार हैं। एक डॉन है और दोनों वैसे ही पावरफुल लोग हैं, पर कालीन भैया से कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है केहरी सिंह में, इंटरनल ज़्यादा है। वो उसमें ह्यूमर का स्कोप नहीं है, वो ब्लैंक है। वो एक अल्कोहल के गिरफ्त में है और वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से चल रहा है। तो उसको समझने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत महीन लाइन वहां पर, बहुत महीन है, छोटे स्ट्रोक हैं उस पेंटिंग में ना। मेरी पेंटिंग में रंगों और रेखाओं का अंतर बारीक होता है। सर वो पेंटिंग अब इतना बड़ा कैनवास बन गया है तो वो महीन रंग नहीं करनी पर कई बार ना, जब मैं कमर्शियल सिनेमा करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ ये सब। वो भी ज़रूरी है क्योंकि एक हमारी जो बड़ी जनता है, मासेज है, तो उनको आपको पता होना चाहिए कि ये सिनेमा कहाँ पहुँचने वाला है, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा उसको ट्यून कर लो। अच्छा, आपने अप्रिसिएशन की बात की। अप्रिसिएशन ना हमारे यहाँ मुंबई में बहुत होता है, उसको फिल्म क्रिटिक बोलते हैं। तो आपने कभी फिल्म क्रिटिक्स को या रिव्यूज़ को ऐसे गंभीरता से लिया? आपकी बड़ी अच्छी फिल्में भी आई थी, पीलीभीत फिल्म बहुत अच्छा काम है, और लेकिन जब मैं उसके रिव्यूज़ और क्रिटिक्स पढ़ रहा था, मैं देखने तो गया ही, लेकिन जब रिव्यू देखे तो मैंने कहा क्या हो गया। तो कभी ऐसे गंभीरता हुई, हैरानी हुई? नहीं, मैं बहुत गंभीरता से लेता था, बाद के दिनों में लेना छोड़ दिया। कि वो हैरानी इसलिए हुई कि क्रिटिक्स जो आलोचक होते हैं वो फिल्म देख के और घर आके एक कमरे में बंद होकर लैपटॉप पे लिखते हैं रिव्यू, जो भी उनकी राय है उसका स्वागत है। लेकिन फिल्म मेकिंग इतना मुश्किल काम है ना। एक 70-80 पन्नों की एक बाउंड स्क्रिप्ट जो पेपर पे लाइनें निर्जीव होती हैं, उसको लेके और एक डायरेक्टर अपनी 200-250 लोगों की यूनिट लेके बॉम्बे से दूर कहीं जाता है और 40-50 दिनों बाद वो, आजकल तो मेमोरी कार्ड में हो गया है, कंप्यूटर में दर्ज करके उन फुटेज को लाता है और एडिट करता है। उसमें 300-400 लोगों की मेहनत। खराब फिल्म में भी उतनी ही मेहनत लगती है। अगर एक क्रिटिक्स बोल दे कि ये फिल्म बकवास है, पर मेहनत की कमी नहीं लगती है। इनफैक्ट कई ज़्यादातर खराब फिल्मों में ज़्यादा मेहनत लगती है। हाँ, क्योंकि ज़्यादातर खराब फिल्में बड़ी, मतलब चौड़ी फिल्में होती हैं। अब लोग नहीं समझेंगे चौड़ी फिल्में क्या होती हैं। मैं कहता हूँ कि फिल्में दो प्रकार की होती है, एक होती है बड़ी फिल्म, एक होती है चौड़ी फिल्म। तो चौड़ी फिल्मों में खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। बड़ी फिल्मों में क्रिटिक्स तारीफ कर देंगे, ऑडियंस नहीं देखेगी। चौड़ी फिल्मों को ऑडियंस ज़्यादा देखती है। यही बात। तो बट ठीक है, दुनिया ऐसी ही है, जीवन ऐसे ही चलता है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका कमाल की फिल्म है आपकी स्त्री 2, और उसमें आपकी महीन एक्टिंग भी दिखाई देती है। लोगों को पता है जिनसे पर जब से पीलीभीत, जैसे कि आपने नाम लिया ना, जब वो नेटफ्लिक्स पे आई तो ट्रेंडिंग नंबर 1 10 दिन रही, खूब देखा गया। तो अब अगेन क्या है ना कि हर मिठाई हर किसी को पसंद नहीं आती। वैसे ही हर किस्म का कंटेंट हम चाहें कि हर कोई पसंद कर ले तो ये भी गलत है, वो चाहे क्रिटिक्स हो या जनता हो। चलिए, आप उस जोन में, मैं वो सवाल पूछ ही लेता हूँ। मैं कंटेंट की बात पर हम लोग को आना ही था।
डिजिटल के आ जाने की वजह से, ओटीटी माध्यमों के आ जाने की वजह से कई तरह का सिनेमा अब फ्लोट कर पा रहा है। पहले शायद उस तरह के सिनेमा को रिलीज भी नहीं होने दिया जाता था। हाँ हाँ, ओटीटी ने बदला तो है। पिछले 3-4 सालों से मैं कहीं पढ़ रहा था कि 20% के आसपास का ग्रोथ है। मैं कोविड का लॉकडाउन लगा था, मैं अपने घरों में बंद था, और उस वक्त हमारी गुंजन सक्सेना, मिमी, लूडो, कागज़, आई थिंक क्रिमिनल जस्टिस 3, 6-7 प्रोजेक्ट आ गए, और हम लॉकडाउन में घरों में बंद थे, मैं भी बंद था, तो दुनिया में क्या चल रहा है मालूम नहीं है। तो अचानक उसके बाद जब नॉर्मल हुआ और मैं घूमने, मतलब कहीं कहीं एयरपोर्ट पे जाने लगा, बाहर जाने लगा, तो मुझे दिखा कि बहुत लोग मुझे पहचानने लगे हैं अचानक। फिर मेरे पास, मेरी टीम, मैनेजर के टीम के पास ब्रांड के एड्स के ऑफर आने लगे। मैं बोला, हैं इतने ऐड में तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं था, मैं इतने साल था। तो कोविड खत्म होने के 1 साल बाद पता चला कि मैं पॉपुलर हो चुका हूँ, और वो ब्रांड के एड्स से मुझे एहसास हुआ। तो वो ओटीटी की वजह से वो बढ़ा है। जी जी बिल्कुल। अब देखिए वो बढ़ा है तो इसका मतलब कमर्शियल फीस भी बढ़ी है। हाँ वैसे तो भैया मेरा एक सवाल है, आपके वो कौन से शौक नए आए जब पैसे आए, तो वो कौन से शौक आए जो बिल्कुल नए आए, आपने कहा यार ये हॉबी तो मुझे नई लग गई? बड़ा मुश्किल है, मेरे कोई नए शौक नहीं आए। जितने शौक हैं सब पुराने हैं और बहुत सस्ते शौक हैं। हाँ हाँ, जैसे सस्ता शौक पे जैसे एक हॉबी क्या है आपकी? मेरी हॉबी तो पहले चिड़िया देखना थी, बैठ के चिड़ियों को उड़ते हुए देखता था। उसमें पैसे की ज़रूरत है नहीं, तो उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं है, कहीं नहीं जाना है, ना बिजली चाहिए, ना वाईफाई चाहिए, ना सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप बस घर के खिड़की तक पहुंच जाइए और आपके खिड़की के आसपास पेड़ पौधा है, तो आपका शौक, मेरा वाला शौक फ्री में पूरा हो जाता है, और बहुत आनंद है गुरु उसका। बगुले को ना, सफ़ेद बगुले को, मैं थोड़ा हायर फ्लोर पे रहता हूँ, तो वहाँ बहुत पेड़ है, तो जब बगुले सब पौधों के ऊपर से उड़ते हैं तो लगता है कि ग्रीन कारपेट पे ना सफ़ेद रंग के रबड़ के बॉल जंप कर रहे हैं, ऐसे टक 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 टक। क्या सुंदर। मैं घंटों देखता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये पहले आप चिड़िया उड़ते देखते थे। हाँ। आपने कॉस्टिंग की बात की, मेरे सेल्स वालों ने बहुत जोर से ताली मारी, जीरो कॉस्टिंग की बात हो रही है। तो जीरो कॉस्टिंग का खर्चा। लेकिन अब आप ऐसे बर्ड वॉचिंग के लिए जाते हैं क्या? जैसे कोई से गाड़ी चलाने का शौक हो गया, कार ड्राइविंग का, लॉन्ग ड्राइविंग का शौक हुआ आपको अभी तक? नहीं, मैं 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला पाता हूँ। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर तक मैं ड्राइव करूँगा। 100 किलोमीटर तो काफ़ी होते हैं। नहीं, बॉम्बे से लोनावाला हो जाता है 100 किलोमीटर या। अच्छा हाँ। अच्छा, तो कोई ऐसा नीश आपने हो कि मेरे को शौक हो गया कहीं घूमने जाने का? घूमने का तो शौक मुझे पहले से है, बहुत है। हाँ हाँ, मैं बहुत घूमता हूँ, हिंदुस्तान लगभग देख चुका हूँ। और अभी अरुणाचल गया था, ये देखिए ये कोट वहीं का है, ये देख रहे हैं, ये भी चिड़िया का ही ये बना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों था मैं, जीरो वैली, ईटानगर, और बहुत सुंदर लगा मुझे। हाँ, बोला भी था जाते हुए, वहाँ के लोग मिले, सीएम मिले, एक आर्ट फेस्टिवल था, तो मैंने बोला अब मैं जहाँ भी जाऊँगा इसके बाद तो अरुणाचल की खूबसूरती और आप लोगों के प्यार की बातें करूँगा। वो मैंने कर भी लिया। क्या बात है भैया। खाने का शौक बदला है क्या, या जो पुराना आप जैसा खाना पसंद करते थे वैसा ही खाते आ रहे हैं, या फिटनेस की वजह से या किसी चीज़ की वजह से? हाँ नहीं, खाने का शौक थोड़ा बदला है। अब मैं कम मिर्च मसाले वाले खाना खाता हूँ, तो बाकी वैसा ही है। बिहारी खाना में वैसे भी कम मिर्च मसाले होते हैं, दाल भात भुजिया, तो उसमें वैसे भी बहुत टेंट्रम है नहीं। आपने दाल भात भुजिया को ऐसे कर दिया, दाल भात भुजिया अरे स्टेपल डाइट है। हाँ, बहुत अद्भुत चीज़ है, सबसे अद्भुत चीज़ है। हाँ, मैं कल ही सत्तू पिलाया, एक ताबा चा के सिंगर है, वो भी अरुणाचल का है, तो उसने सत्तू पिया ही नहीं था जीवन में। कल मेरे पास आया तो मैं बोला सत्तू पी, बोला ये क्या होता है, तो मैं समझाया कि चना है, बोला ये तो प्रोटीन है। हम बोले हाँ प्रोटीन। फिर मैंने जीरा पाउडर डाला, बोला ये क्या है, मैं बोला ये जीरा को रोस्ट करके पाउडर बना है, बोला ये तो हर्ब्स है। हम बोले हाँ ये हर्ब्स है। फिर मैंने काला नमक डाला, बोला ये क्या है, मैं बोला काला नमक है, चखूं। वो बेचारा अरुणाचल के दूर गांव का है, तो बोले इसमें भी हर्ब्स है और नमक को मिला के बना हुआ है काला नमक। अच्छा भैया, आप अब इतने समय बाद, जैसे अब बॉम्बे मुंबई रहना हो रहा है आपका? हाँ
है ना, अब आप मुंबई में रहते हैं, कोई ऐसी चीज मैं मुंबईकर हूँ, मतदाता हूँ यहाँ का। हाँ, मैं मुंबईकर हूँ, मतदाता भी हूँ। मतदाता भी, वाह क्या बात है, मतदाता भी, आमची मुंबई, अब आप मतदाता हो गए हैं। Yes. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कोई ऐसी चीज जो आप घर की मिस करते हैं जो यहाँ नहीं होती शहरों में। गांव की, हाँ, जहाँ से आए वहाँ की कोई चीज जो वहाँ होती है और यहाँ नहीं होती, जो आप मिस करते हैं। बहुत मुश्किल है बता पाना, क्या ऐसा मिस करता हूँ। लोग मिस करता हूँ, लोग। हाँ, बतकही, क्योंकि बतकही हर स्टेट की अलग होती है ना। मुंबई में किसी के पास इतना फालतू समय नहीं है कि लंबी बतकही करे। बिहार में आप बहुत बतकही होती है। आप किसी से एड्रेस पूछते हैं कि ये सिंह जी हैं, फलाना सिंह या तिवारी, कोई भी XYZ, उनका घर किधर है, तो जिससे आप एड्रेस पूछ रहे हैं पहले वो ऊपर से नीचे तक देखेगा आपको, बोलेगा आप कहाँ से आए हैं, तो बोलेंगे मैं तो बेगूसराय से आया हूँ। बेगूसराय में कहाँ, तो बोले वो रेलवे स्टेशन के पास में। वो रेलवे स्टेशन के पास कहाँ, तो आप कॉलोनी बताएंगे, बोलेगा आपके कॉलोनी में एक फलाना जी हैं, हाँ वो मेरे परिचित हैं। आपके आंसर का जवाब नहीं दिया, 6-7 मिनट बात हो गई, फिर आपने दोबारा कि उनका घर का, अरे उनका तो वही घर है, जाइए। तो ये चीज़ बॉम्बे में नहीं। आप जिससे पूछो वो तुरंत इंस्टेंट जवाब देगा, इधर उधर कुछ नहीं घुमाएगा। ये बिल्डिंग कहाँ है, बोलेगा 2 बिल्डिंग बाद गिरेगा, चल देगा, क्योंकि उसके पास फुर्सत, टाइम नहीं है, सबको भागना है। भैया जिससे पहले लोगों के पास जाए, एक सवाल और बचा है। हाँ जी। कि आप अभी भी जैसे दोस्त पुराने फोन करते हैं, हाँ, तो आप ऐसे घंटों फोन उठा के अब इतनी व्यस्त बात कर लेते हैं? नहीं, अभी मेरे फोन की टॉक टाइम 5 मिनट होगा पूरे दिन में। मैं फ़ोन पे लंबी बात नहीं करता हूँ, और पहले करता होऊंगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं करता। मुझे लगता है बस वही मुंबईकर हो चुका हूँ ना। पॉइंट बता, तू फ़ोन क्यों किया है, पर्पस बता, लंबा मत घुमा, तबीयत कैसी है, अब कहाँ है, खाना खाए कि नहीं खाए, क्योंकि अब मुझे बिना काम के कोई फ़ोन नहीं करता है। पहले करते थे लोग, तो अब किसी को जो भी करता है उसका कुछ एजेंडा होता है। हीरो हो जाने का एक नुकसान ये भी होता है कि अब कोई बिना बात के फ़ोन नहीं करता। आप जिस भी फील्ड में शिखर पे होते हैं ना, अटल जी की एक कविता है, नितांत अकेले होते हैं। तो नॉट एक्टिंग, किसी भी फील्ड में हो, जर्नलिज्म हो, पॉलिटिक्स हो, जो टॉप पे है ना, आप अंदर टटोलेंगे तो बहुत एकाकी है, अकेला है। अटल जी की बड़ी सुंदर कविता है। बहुत अच्छा, आपके पसंदीदा, देखिए ये हमारी बॉलीवुड वाली टीम ने मुझे बोला है, भैया मैं सवाल पूछता नहीं हूँ, पूछिए। हाँ, आपके पसंदीदा एक्टर्स जिनके साथ में बॉलीवुड में काम करके आपको बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, हाँ। ऐसे 3 नाम आप जो बताना चाहें। ये तो हेडलाइन बनाने के लिए आपके बॉलीवुड वालों ने पूछा है, ताकि यूट्यूब में ये वीडियो डालेंगे कि पंकज त्रिपाठी के पसंदीदा ये एक्टर है फलाना, तो वो 3 नाम दे के बाकी 10 लोगों ने मेरे साथ काम किया वो नाराज हो जाएंगे कि अच्छा इसने मेरा नाम नहीं लिया। तो ये पूरा स्ट्रेटजी है जिन्होंने भी ये सवाल दिया है। हमारे पसंदीदा सब हैं, हाँ, जैसे है ना वो नीतीश जी सबके हैं, एक स्लोगन, वैसे हम सबके हैं। हमारे पसंदीदा जी न्यूज़ भी है, दूसरे न्यूज़ भी हैं, सब लोग हैं। देखिए ये मेरे कान में क्या बोल रहा है, कह रहे तमन्ना जी के बारे में पूछिए। किसके? तमन्ना जी के बारे में पूछिए। कौन जी? सर आप तमन्ना जी के बारे। तमन्ना मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, और अभी हमने गाना हिट हो गया उनका, आज की रात। तो हमारे बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस हैं तमन्ना। भैया मैंने एक बात नोटिस की, हाँ, मैंने कहा 3 एक्टर का बताइए, आपने बात घुमा दी। हाँ, बात तो घुमा दी मैंने तमन्ना जी के बारे में हार्ड वर्किंग सिंसियर, ये देखा आप लोगों ने। सुंदर भी है, अब लीजिए, सुंदर भी है तमन्ना बहुत, और इस गाने से बहुत पॉपुलर हो गई है। मैं कलकत्ते में गया तो बच्चे के जन्मदिन में भी ये गाना बज रहा था, आज की रात। ये लिटरली मैंने देखा है। मैं बोला अरे बच्चा अभी 3 साल का, इसको आज की रात आंखों का मजा लीजिए क्यों सुना रहे हो? तो बोले नहीं, और बच्चे को आज उसका पसंदीदा गाना है, वो बार बार जब खाना खाता है तो ये आज की रात देखता है। आप लोग वो कमाल की बात है। और उन दोनों में से आपका फेवरेट गाना कौन सा है? वो आई नहीं और आज की रात? आज की रात, मुझे आज की रात पसंद है। नहीं, क्योंकि आई नहीं में ना थोड़ा, आई नहीं हमारे बिहार के ही सिंगर हैं, हमारे छोटे भाई हैं पवन जी, पर मेरा अगर पसंदीदा, जब शूटिंग हो रही थी ना भोपाल में, आप सब तो गाना देखते हैं, पसंद आते हैं, मैं इस गाने में तमन्ना हार्डवर्किंग क्यों बोला मैं बता दूं। उस रात होशंगाबाद रोड पे एक फार्म हाउस है, टेम्परेचर रहा होगा मेरे ख्याल से 4 या 5 डिग्री,
मैं 3 बजे रात तक सेट पे था, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं 3 साढ़े 3 में अपना काम पूरा करके 5 डिग्री टेम्परेचर में वो लड़की और वो सारे जूनियर डांसर परफॉर्म कर रहे थे और जैसे कट हो सब कंबल ओढ़ते थे। तो वो अब यही दिखता है ना कि कई बार उस पीछे का जो मेहनत है ना वो नहीं दिखता है ऑडियंस को या क्रिटिक्स को, जब हम अर्लियर बात कर रहे थे। तो वो हार्डवर्किंग सिंसेरिटी है कि उतने ठंड में भी और डांस करते हुए आपको फिल्म में पता नहीं चलेगा कि कितने कोल्ड में ये शूट हुआ होगा, या उसके बाद सब व्यवस्थाएं थी। अब ये भी लोग ये ना बना दे कि व्यवस्थाएं नहीं थी, वहाँ आग था, कंबल था, सब कुछ था। हाँ, तो उसमें गाने में ऐसा लग नहीं रहा था, उसमें तो लग रहा था काफी। हाँ, तो आपने तो सिर्फ गाना देखा है ना, हमने तो गाने का पीछे का प्रोसेस देखा है। ये बताइए कि आपने डिलीजेंस और हार्डवर्क की बात की, एक्टर्स में डिलीजेंस और हार्डवर्क किन में देखते हैं आप? अभी की जो जनरेशन है उसमें आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझ में है, सबसे अधिक मुझ में है, उसके बाद मैं दूसरों पे ध्यान नहीं देता उतना। अच्छा, राजकुमार? हाँ, राजकुमार तो अब हमने न्यूटन की, हमने बरेली की बर्फी की, हमने स्त्री 1 की, स्त्री 2 की। हाँ, तो उसके जो फिल्में हमने या राजकुमार ने साथ की है सब सुपर डुपर हिट हैं, ऑस्कर तक गई हैं। तो मतलब आपका जो किरदार था उसकी वजह से राजकुमार भी सुपर हिट हो गया, यही बात है। ये देखो, पत्रकार वाली बात कर दी है ना। मैं आम की बात कर रहा था इसमें। अच्छा, मैं चाहूंगा कि अगर टीम यहाँ पर माइक लेकर आए और आप में से जिन लोगों के पास सवाल थे, और ये पहले से बिठाए हुए सवाल नहीं है भैया, मैं पहले से गारंटी दे रहा हूँ, हाँ सवाल तो हमारे साथी माइक लेकर अगर आप चलेंगे। वेयर इज माई फ्रेंड हैज गॉन, आई विल गो। अच्छा, या आप ही जाएंगे? नहीं आदमी नहीं रखे हैं? बताइए। हाथ खड़ा कीजिए, कौन सवाल पूछना चाहता है? उधर आप पूछेंगे? पहले आपने सबसे पहले सवाल। हाँ, उधर आता हूँ, मैं आता हूँ। मैं इनके सवाल पूछने के पहले मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, इनके चेहरे को रीड करके, कि इनके सवाल में बहुत मासूमियत होगी। अब आप लोग सुनिएगा, पूछिए प्रभु। पहले तो पंकज भैया तो के प्रणाम। देखिए मासूमियत आ गया ना। अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, हम लोग उस दौर में हैं कि अब से हम एक दशक पहले जाएं तो फिल्म के नाम पे बहुत ज़्यादा एक एंथुसियाज्म हम में नहीं था। मैं अपनी जनरेशन की बात करता हूँ, लेकिन पंकज भैया आपको देख के मतलब एक सुदूर एरिया में भी किसी एक कॉमन मैन, जो टिपिकल कॉमन मैन, पॉलिटिकल कॉमन मैन नहीं, जो एक टिपिकल कॉमन मैन है, उसके अंदर भी एक जिज्ञासा, एक आत्मविश्वास आया कि वो आज के दौर में भी बहुत कुछ कर सकता है और फर्ज से अर्ज तक का सफ़र तय कर सकता है। बेसिकली मैं अपनी बात करूं तो मैं हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हूं, लेकिन मैं भी बेसिकली मैं बलिया से आता हूं और आपको मैं बहुत अच्छे से मतलब आपके पूरे उस बैकग्राउंड को जानता हूं। तो आपने जो किया वो बहुत लोगों को उम्मीद दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। आप वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स अभी आज के दौर में है फिल्म इंडस्ट्री। ओह, धन्यवाद। पंकज जी, इसमें सवाल तो आया ही नहीं। नहीं, सवाल आ गया, मेरे तक पहुंच गया। वो सवाल उत्तर के रूप में आया था। सवाल उत्तर बागी बलिया सवाल सत्याव्यास एक लेखक है, पढ़िएगा आपके बलिया का सत्याव्यास। तो आप इधर, यस। हाँ, अब माइक मिल गया है। अच्छा, हाँ, आ जाओ। सर, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम पहले मिल चुके हैं। मैं आपके साथ क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 3 के शूट पे था, बोरीवली में। मेरा फर्स्ट डे था, आपका लास्ट डे था तभी। और आपको याद होगा, आपके बॉडीगार्ड सर को भी याद होगा, हम वैनिटी के बाहर खड़े थे, 2 बच्चे आपका वेट कर रहे थे, हमने फ़ोटो भी खिंचाई थी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बहुत बात चलती है इंडस्ट्री में, एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ जी, तो बहुत बात चलती है कि कैमरा एक्टिंग बहुत अलग है और थिएटर एक्टिंग बहुत अलग है। कैमरा में बहुत ज़्यादा आँखों का खेल होता है और थिएटर में बहुत ज़्यादा शरीर का खेल होता है जी। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जिस बच्चे को या जिस एस्पायरिंग एक्टर को कमर्शियल सिनेमा करना है, तो उसके लिए थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है? पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब उस दिन आपका पहला दिन था तो मैं आपसे आदरपूर्वक मिला था? बहुत 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 बहुत। ये कौन बताएगा कि आप उस दिन, मैं नया एक्टर होने के बावजूद भी आप आदरपूर्वक, मेरी भी थोड़ी सी टीआरपी बढ़ाओ यार। नहीं, मजाक कर रहा हूँ।
सिनेमा, एक छोटी सी लाइन में, क्योंकि ये जो आपने सवाल किया इसका उत्तर अपने आप में 40 मिनट का हो सकता है, पर इतना ध्यान रखो कि सिनेमा में एक्टिंग करते हुए जस्ट बी देयर। स्टेज पे हमारी ड्यूटी होती है कि पिछले लाइन तक लोग सुन ले, माइक वहाँ नहीं होता है। जो कहते हैं कि जो आवाज़ पहले रो को आता है वही लास्ट रो में भी आना चाहिए। तो अपना इतना रखो कि पिछले लाइन तक वाले भी सुन ले, या माइक है तो भी। सिनेमा में बी देयर, थ्रो सिर्फ उतना रखो जितना तुम्हारा को एक्टर खड़ा है। अगर मेरे सीन में ये खड़े हैं तो मैं इनसे अगर थिएटर में आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। थैंक यू। अगर मैं इनसे थिएटर में बात करूंगा, आप कैसे हैं, कैसे हैं आप, अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा। अब मैं सिनेमा में बात करूंगा, हाँ अच्छा लगा आपसे मिलके। तो जस्ट बी देयर, अपना थ्रो उतना ही रखो जितने दूर पे को एक्टर आपका, को कैरेक्टर खड़ा है। कहीं थ्रो नहीं करना है, क्योंकि टेक्निक जो है ये आपको कैप्चर कर रहा है। तो ये बहुत महीन लाइन है, लेकिन मुश्किल लाइन है, इसको समझना और पार करना। थैंक यू सर सो पंकज जी के एक्टिंग स्कूल के लिए आगे आप मुझसे संपर्क करें और आपको ये मेरे डीन बनेंगे उस स्कूल के, और प्राइस भी रिजनेबल रखेंगे। प्राइस भी हम लोग रीजनेबल रखेंगे, आप लोग बाहर आके मुझसे मिल सकते हैं। बैठिए पंकज जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने इतना समय दिया। आई होप एंड रियल हीरोज़ के मंच पर आप आए, आपने इस मंच का भी मान बढ़ाया है, आपके आने से हमारी भी शान बढ़ी है। और मैं चाहूँगा ऑडियंस ज़ोरदार तालियों के साथ इस सेशन का हम समापन करेंगे। भैया चलते चलते कोई मैसेज जो आप देना चाहें। आपने शुरू में एक बात कही थी कि हीरोज़ जो हैं वो हमारे अंदर से निकलते हैं और सिर्फ एक्टर हीरोज़ नहीं होते, हम अपनी अपनी फील्ड में हीरोज़ बन सकते हैं। अगर उस लाइन पे आप कोई बात हमारे साथियों से क्या बोलूं कि हमारे जितने हमारे ये जो रियल हीरोज़ हैं, हम हीरोज़ कैसे बन सकते हैं अपनी फील्ड में, हर कोई हीरो बन सकता है। आपने शुरू में एक्टर सिर्फ कहानियों के हीरो होते हैं, जो कहानियां पर्दे पे चल रही होती है। एक्चुअल हीरो तो वो हैं जो समाज में कुछ कर रहे हैं अच्छा बेहतरी के लिए। वो इसमें यहाँ आए ही होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अपने फील्ड में अद्भुत काम कर रहे हैं और सेल्फलेस हो के कर रहे हैं। कि कलयुग में जी रहे हैं ना हम लोग, घोर कलयुग चल रहा है। यहाँ बड़ा ग्रे एरिया है, कौन हीरो है कौन विलेन है खोजना मुश्किल है। मेरा हीरो का ही, आपका हीरो का ही है ना, चलिए ठीक है। तो सभी हीरो को मेरे तरफ से बहुत सारा नमस्ते और ऑल द बेस्ट। जो आज यहाँ आए हैं और जो सम्मानित होंगे उन सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।